दोस्तों, अगर आपका बजट 50,000 रुपये तक का है तो निकॉन D5600 और कैनन 200D Mark II आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं। दोनों ही कैमरे लगभग सेम है, लगभग प्राइस भी लगभग सेम है। दोनों में सेंसर भी आपको 24 मेगापिक्सल का मिल जाता है, शटर स्पीड भी सेम है और ISO भी लगभग दोनों में सेम है। अब बात ये आती है कि दोनों में से कैमरा कौन सा लें। बहुत कन्फ्यूज़न है। कोई टेंशन की बात नहीं, मैं बताऊंगा आपको कौन सा कैमरा आपके लिए बेहतर हो सकता है। अगर आप फोटोग्राफी की फील्ड में जाना चाहते हैं और आपको वीडियोग्राफी का बिल्कुल भी कहीं तक ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल भी वीडियोग्राफी नहीं करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से आप निकॉन D5600 की ओर जा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो ग्रिप मिलती है आपको काफ़ी अच्छी मिलती है, बहुत ज़्यादा डीप है। इस वजह से क्या होता है कि आपको कैमरा पकड़ने में बहुत आसानी हो जाती है। काफ़ी सरलता से कैमरे को पकड़ सकते हैं और लंबे समय तक इसको होल्ड करके रख सकते हैं। मेरे हिसाब से इसकी ग्रिप बहुत ज़्यादा बेटर है। कैनन 200D की ग्रिप डीप कम है, उस वजह से क्या होता है कि उसको पकड़ने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है, लंबे समय तक आपको पकड़ने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है उसके अंदर। तो इस मामले में निकॉन D5600 थोड़ा सा आगे है। अब एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो हार्ड शू माउंट होता है, जिस पे हम फ्लैश लगाते हैं, इसमें भी निकॉन D5600 आगे है, क्योंकि निकॉन D5600 के अंदर आपको सेंटर पिन का ऑप्शन इसमें मिल जाता है। इसमें सेंटर में एक पिन दे रखी है, जिससे क्या होता है कि आप थर्ड पार्टी जो फ्लैश आती हैं, अदर कंपनीज़ की जो फ्लैश आती है, वो इसमें आप आसानी से लगा सकते हैं। हर कंपनी की फ्लैश इसमें लग जाएगी। कुछ ही गिनी चुनी फ्लैश होती है जो इसमें नहीं लगेगी, बाकी सारी फ्लैश इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको सेंटर पिन होल मिल जाता है। पर कैनन 200D Mark II के अंदर आपको सेंटर पिन का ऑप्शन नहीं है। इस वजह से आप थर्ड पार्टी फ्लैश इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। आपको ओरिजिनल कैनन कंपनी की ही फ्लैश इस्तेमाल करना होगी, जो कि बड़ी कॉस्टली आती है। अगर सेंटर पिन का ऑप्शन होता तो आप थर्ड पार्टी फ्लैश भी उसमें भी इस्तेमाल कर सकते थे। बाकी कैनन 200D Mark II के अंदर आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास कैनन 200D है, Mark II नहीं, कैनन 200D है, तो उसके अंदर आपको सेंटर पिन का ऑप्शन मिल जाता है, तो उसमें आप थर्ड पार्टी फ्लैश का इस्तेमाल कर सकते हो। कैनन 200D Mark II के अंदर आपको थर्ड पार्टी ऑप्शन नहीं मिलता है, फ्लैश नहीं लगा पाओगे। तो इस मामले में भी निकॉन D5600 थोड़ा सा आगे है। इन सारी बातों को देखने के साथ साथ अगर आप ऑटो फोकस पॉइंट भी देखेंगे तो निकॉन D5600 के अंदर आपको 39 ऑटो फोकस का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि ऑलमोस्ट पूरी स्क्रीन को कवर कर लेता है। और साथ में आप उसमें सिलेक्टेबल ऑटो फोकस पॉइंट्स दे रखे हैं, आप अपने हिसाब से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ में आपको 3D ऑटो फोकस सिस्टम का भी इसमें सपोर्ट मिल जाता है। जब भी आप इसको फोकस करेंगे, जब भी आपको किसी ऑब्जेक्ट को फोकस करना है, तो वो खुद ही समझ जाता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो किस पोजीशन में बैठा है, ऑटोमेटिक उसको फोकस कर लेता है और बहुत बेहतर फोटो आपको देता है। कैनन 200D Mark II के अंदर आपको 9 ऑटो फोकस पॉइंट का सपोर्ट मिलता है। कंपनी ने उसके अंदर 9 ऑटो फोकस पॉइंट फिक्स कर दिए हैं। आपको उसी पे ही बटन के थ्रू, जो जॉयस्टिक होती है उनके थ्रू आपको जंप करके ही आपको उसको सिलेक्ट करना है। और जबकि उसमें आपको स्क्रीन पूरी कवर नहीं हो पाती, तो थोड़ी सी आपको मुश्किल आ सकती है ऑटो फोकस करते समय। अब अगर आप लाइव मोड पे अगर फोटोग्राफी करते हैं तो उसमें आपको 3975 ऑटो फोकस पॉइंट का सपोर्ट मिल जाता है, मतलब पूरी स्क्रीन आपकी फोकस में रहती है। पर जनरली 99% हम लोग जब भी फोटोग्राफी करते हैं तो व्यू फाइंडर में देख के ही फोटोग्राफी करते हैं। उससे हमको पूरी तरह से क्लियरिटी पता चल जाती है कि फ़ोटो कैसा आने वाला है और काफ़ी बेहतर हो जाता है फोटोग्राफी करना व्यू फाइंडर की तरह। पर निकॉन D5600 के अंदर आपको एक एडवांटेज और मिल जाता है। जब भी आप व्यू फाइंडर में देख के जब आप फोटोग्राफी कर रहे हैं तो आपको ऑटो फोकस पॉइंट आप अपने थंब से भी सिलेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के अंदर ही। जब भी आप फोटोग्राफी करेंगे तो आपको यहाँ पे इतने इतने एरिया में आधी स्क्रीन में आपको यहाँ पे अगर आप थंब से अगर इसको रोटेट करते हैं थंब को, तो आप अपनी जो जितने भी ऑटो फोकस 39 पॉइंट्स हैं उनको आप कहीं पे भी पोजीशन कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा एडवांटेज आपको इसमें मिल जाता है। तो इस मामले में भी निकॉन D5600 थोड़ा सा आगे है ऑटो फोकस के मामले में। एक बात और, निकॉन D5600 के अंदर आपको IR ऑटो फोकस असिस्टेंट मिल जाता है, जिसमें आपको लो लाइट फोटोग्राफी करना बहुत आसान हो जाता है। जब भी आप लो लाइट फोटोग्राफी करते हैं, अंधेरा रहता है, अगर आपको ऑब्जेक्ट ठीक से नहीं दिखाई देता है, तो जब भी आप फोटोग्राफी करेंगे तो इसका जो IR ऑटो फोकस असिस्टेंट है ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाता है। और आप जब भी फोटोग्राफी करेंगे तो अपनी वो एक रेड लेज़र लाइट छोड़ता है, रेड कलर की लेज़र लाइट इसमें से निकलती है, जो आपके ऑब्जेक्ट पे लाइट मारती है और जिससे आपका जो सेंसर होता है उसको जल्दी ही ऑटो फोकस कर लेता है और फोटो कैप्चर कर लेता है। तो जिससे आपकी फ़ोटो जो लो लाइट में आप जब भी फोटोग्राफी करोगे ना, तो काफ़ी अच्छी फोकस में आएगी। तो ये थोड़ी सी इसमें एडवांटेज आपको मिल जाता है। ये चीज़ कैनन 200D के अंदर आपको नहीं मिलेगी। तो इस मामले में भी निकॉन D5600 आगे है। IR ब्लास्टर बहुत ज़रूरी है, जब भी आप लो लाइट फोटोग्राफी करते हैं तो आपको बहुत मदद करता है। निकॉन D5600 के अंदर आपको प्रॉक्सिमिटी सेंसर का ऑप्शन मिल जाता है। जब भी आप
चालू स्क्रीन के अंदर जैसे ही उसको आप अपनी आंखों के साथ सामने लेके जाएंगे, आपकी स्क्रीन को ऑटोमेटिक ही बंद कर देता है, क्योंकि इसके अंदर प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगा हुआ होता है। ये अगर होता है तो उससे आपको ये बेनिफिट मिल जाता है, जब भी आप फोटोग्राफी करेंगे तो आपके फेस से जब स्क्रीन टच होती है तो कोई भी ऑप्शन प्रेस नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा इसमें एडवांटेज आपको इसमें मिल जाता है। Canon 200D Mark II के अंदर ये भी आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, प्रॉक्सिमिटी सेंसर का ऑप्शन उसमें बिल्कुल नहीं दिया हुआ है। तो फोटोग्राफी में थोड़ी सी मुझे ये दिक्कत आ सकती है। जब भी आप फोटोग्राफी करते हैं तो आपको ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर बहुत काम आता है, आपके ऑप्शन चेंज नहीं होंगे कभी भी। तो ये भी एक एडवांटेज है Nikon D5600 का। जब भी हम फोटोग्राफी करते हैं तो हमको जब भी बहुत सारे फ़ोटो हम शूट कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है कि हमको मेमोरी कार्ड को निकालना होता है और अपने पीसी पे लगाना होता है और सारी फ़ोटोज़ डाउनलोड करना होती है। कैमरे में वाईफाई का ऑप्शन होता है, बाकी आप उससे अगर वाईफाई के थ्रू ट्रांसफ़र करेंगे फ़ोटोज़ को तो काफ़ी समय लग जाता है, क्योंकि हमारी जो इमेज होती है बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है और उनको काफ़ी ज़्यादा एमबी की होती है, तो उनको ट्रांसफ़र करने में बहुत समय लग जाता है। तो हम क्या करते हैं, मेमोरी कार्ड को निकाल के पीसी में लगाते हैं और जल्दी से डाउनलोड कर लेते हैं। तो इस मामले में भी Nikon D5600 आगे निकल जाता है, क्योंकि इसमें मेमोरी कार्ड लगाने का जो ऑप्शन दे रखा है वो साइड में दे रखा है। जब भी आपको मेमोरी कार्ड निकालना हो, आप अगर आपने कैमरा ट्राइपॉड पे लगा रखा है तो आपको ट्राइपॉड से निकालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लगे ट्राइपॉड के अंदर भी आप मेमोरी कार्ड को साइड में से इसका कवर निकाल के मेमोरी कार्ड को आप इजीली निकाल सकते हैं, पीसी पे लगा के डाउनलोड कर सकते हैं और इजीली ट्राइपॉड पे लगे होने के साथ साथ इसके अंदर आप मेमोरी कार्ड लगा के इसको आप यूज़ कर सकते हैं, मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं इसके अंदर। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन इसके अंदर आपको मिल जाता है। अगर आप Canon 200D Mark II की बात करेंगे तो आपको वही नीचे जहाँ बैटरी लगती है उसी कंपार्टमेंट में मेमोरी कार्ड लगाने का सॉकेट दे रखा है। तो बार बार आपको ट्राइपॉड पे से उसको निकालना होगा, फिर बैटरी कंपार्टमेंट से खोलना होगा, उसके बाद मेमोरी कार्ड निकालनी होगी, यहीं से मेमोरी कार्ड निकालनी होगी, फिर आपको उसको यूज़ करके फिर मेमोरी कार्ड लगा के फिर ट्राइपॉड पे लगा के फिर फोटोशूट करना होगा। तो ये बहुत दिक्कत वाला काम हो जाता है। तो मेरे हिसाब से Nikon D5600 इस मामले में भी आगे है। अब एक सबसे बड़ी मेजर समस्या ये होती है कि जब भी हमारी बैटरी ख़त्म हो जाती है तो हम एक स्पेयर में एक बैटरी हमेशा रखते हैं साथ में जब भी फोटोग्राफी करते हैं। अब क्या होता है, फोटोग्राफी करो या वीडियोग्राफी करो, अब एक बैटरी हमको स्पेयर में हमेशा रखना पड़ती है, क्योंकि बैटरी कभी भी ख़त्म हो जाती है। अब क्या होता है कि जब भी फोटोग्राफी करते हैं या फिर वीडियोग्राफी कर रहे हैं तो आपको कैमरे को ट्राइपॉड पे लगा के उसको जब भी आप शूट कर रहे हैं, अब बैटरी अगर ख़त्म हो जाती है तो हमको क्या करना होता है, आपको बैटरी को ट्राइपॉड पे से निकालना होगा और इसको बैटरी को निकालना होगा। इस मामले में भी इसके अंदर एक एडवांटेज है Nikon D5600 के अंदर, बैटरी कंपार्टमेंट जो दे रखा है वो वर्टिकल दे रखा है। इससे क्या होता है कि जब इसका जो ट्राइपॉड का जब आप ब्रैकेट इसके अंदर जब कसते हैं, इसको लगाते हैं फिर ट्राइपॉड के ऊपर, जब इसके अंदर जो ब्रैकेट आप कसते हैं उस ब्रैकेट को आपको निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। आप वर्टिकली इसको धीरे से खोल के अपनी बैटरी को आसानी से निकाल के लगा भी सकते हैं। बाकी Canon 200D के अंदर आपको उसमें हॉरिजॉन्टल मिलता है, बैटरी लगाने का जो कवर दे रखा है वो हॉरिजॉन्टल दे रखा है। तो उससे क्या होता है कि जब भी आपको बैटरी निकालनी होगी तो उसका जो ब्रैकेट होता है ट्राइपॉड का, वो आपको ब्रैकेट को भी निकालना होगा, फिर बैटरी को निकाल के लगाएंगे, फिर आपको ब्रैकेट लगाना होगा, फिर आपको ट्राइपॉड पर लगाना होगा। तो इस मामले में भी Nikon D5600 में एडवांटेज आपको मिल जाता है और ये थोड़ा सा आगे है इस मामले में भी। अब अगर हम ISO की बात करें तो ISO भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब भी हम लो लाइट फोटोग्राफी करते हैं तो हमको पल पल पे ISO चेंज करना होता है, क्योंकि ISO क्या काम करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर भी, ISO से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट ज़्यादा ला सकते हैं। और जब भी आप फोटोग्राफी करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट पे लाइट ज़्यादा आ जाती है, जितना ISO आप बढ़ाते जाओगे उतनी फ़ोटो में लाइट आ जाएगी। ISO को धीरे धीरे अगर चेंज करना है, जैसे सपोज़ हमारा मिनिमम ISO कितना होता है कैमरे का, 100 होता है, 100 होता है, और 100 के बाद अगर हम उसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो निकॉन में आपको एडवांटेज ये मिल जाता है कि आप 100 के बाद अगर ISO को बढ़ाते हैं तो 100 के बाद 125 आता है, 125 के बाद 160 आता है, उसके बाद 200 आता है, उसके बाद 250 आता है, 320 आता है, 400 आता है। बल्कि ऐसा Canon 200D Mark II के अंदर आपको नहीं मिलेगा। Canon 200D Mark II के अंदर मुझे थोड़ी सी कमी ये लगती है कि जब भी मैं ISO को चेंज करता हूँ तो 100 के बाद जब भी मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ तो डायरेक्ट वो 200 पे जंप कर जाता है, और 200 के बाद थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो डायरेक्ट 400 पे जंप कर जाता है। तो जहाँ भी अगर हमको थोड़ा सा ISO बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे एक एडवांटेज आपको Nikon D5600 के अंदर आपको मिल जाता है। आप उसको ISO को धीरे धीरे भी सेट कर सकते हैं। बाकी अगर Canon 200 की बात करेंगे तो जहाँ भी अगर हमको हल्का सा भी ISO बढ़ाना होता है तो कभी कभी ये होता है कि बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है, 200 के बाद डायरेक्ट 400 हो जाता है।
जबकि निकॉन D5600 का आपको 200 के बाद 250 आता है, 250 के बाद 320 आता है, 320 के बाद 400 आता है, मतलब 2 स्टेप और हमको मिल जाती है आईएसओ को सेट करने के लिए। भाई कैनन में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। तो कई जगह मैंने शूट करते समय ये महसूस किया है कि जब भी मैं ऑब्जेक्ट पर थोड़ा सा अगर हल्का सा भी लाइट बढ़ाना चाहता हूँ तो बहुत ज़्यादा लाइट बढ़ जाता है, और हल्का सा कम करना चाहता हूँ तो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो ये भी कमी मुझे कैनन 200D Mark II के अंदर फोटोग्राफी के मामले में लगती है। अब कभी कभी फोटोग्राफी करते समय ये होता है कि अगर हम कहीं दूर की फोटोग्राफी करते हैं तो वहाँ डायनेमिक रेंज जब आप चेक करते हैं फ़ोटो के अंदर, तो आपको क्या होता है कि फ़ोटो कभी अगर किसी ब्लैक स्पॉट पे अगर हम फोटोग्राफी करते हैं तो वो वाइट वाइट दिखता है। अगर हम स्काई की फ़ोटो लेते हैं तो स्काई पूरा धुंधला हो जाता है, बिल्कुल उसमें जो शेप दिखते हैं, बादलों के शेप दिखते हैं, वो कभी कभी दिखाई नहीं देते हैं, तो उसको डायनामिक रेंज बोलते हैं। अब डायनामिक रेंज को सेट करने के लिए भी निकॉन D5600 के अंदर एक डेडिकेट ऑप्शन दे रखा है कि आप उसको हाई कर सकते हैं, लो कर सकते हैं, मीडियम रख सकते हैं, ऑटो रख सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज इसके अंदर, जब भी आप अगर दूर का कोई या फिर कोई आपको ऐसी डायनामिक रेंज लेने का अगर कोई फोटोग्राफी करना है जहाँ पे आपको स्काई की फ़ोटो लेना है, या फिर दूर के कोई अगर आपको ब्लैक स्पॉट की फ़ोटोग्राफी करना है, तो अब वहाँ पे इसकी डायनामिक रेंज काफ़ी अच्छे से आप इसको सेट कर सकते हैं। ये आपको ऑप्शन कैनन 200D Mark II के अंदर बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ी सी कमी मुझे कैनन 200D Mark II के अंदर मिल जाती है। इसमें इस तरह की कोई सेटिंग नहीं है डायनामिक रेंज को सेट करने का। जो भी है, जो जैसी फ़ोटो वो लेगा वही हमको एक्सेप्ट करना होगी। उसको अगर सेट करना है तो फिर हमको आईएसओ शटर स्पीड को चेंजेस कर करके उसको डायनामिक रेंज को एडजस्ट करना होगा। बाकी इसमें डेडिकेटेड ऑप्शन दे रखा है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। अब अगर वीडियोग्राफी की अगर हम बात करते हैं तो वीडियोग्राफी में कैनन 200D बहुत आगे है निकॉन D5600 से, क्योंकि उसके अंदर आपको डुअल पिक्सल ऑटो फोकस का सपोर्ट आपको मिल जाता है और काफ़ी अच्छा कैमरा है, उसकी फोकस बहुत अच्छा है। और निकॉन D5600 के अगर आप ऑटो फोकस की बात करेंगे तो बहुत बेकार ऑटो फोकस है, क्योंकि जब भी आप वीडियोग्राफी में अगर फोकस करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को फोकस करेंगे, तो ये क्या होगा, बार बार फोटो बैकग्राउंड को हंट करता है। उससे क्या होता है कि जब भी आप वीडियोग्राफी करेंगे तो बैकग्राउंड बार बार आपका आगे पीछे होता रहेगा, फोकस बनाएगा ऑब्जेक्ट को, उससे क्या बैकग्राउंड को बार बार हंट करता जाएगा। तो ये बिल्कुल प्रॉब्लम कैनन 200D के अंदर आपको बिल्कुल भी नहीं मिलती। ये जो मैं शूट कर रहा हूँ ये भी मैं कैनन 200D Mark II के अंदर शूट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी अपने किसी को भी ऑब्जेक्ट को देखो हंट नहीं करता है, बैकग्राउंड को बिल्कुल भी हंट नहीं करेगा। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड धुंधला हो गया है और जैसे पीछे जाऊँगा बैकग्राउंड को उसने शार्प कर दिया है। तो ये चीज़ कैनन 200D Mark II की मानना पड़ेगी, बहुत गज़ब की इसमें वीडियोग्राफी के मामले में बहुत आगे है ये कैमरा, और आप इसको बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल थोड़ा बहुत अगर आपको फोटोग्राफी करना है और बहुत ज़्यादा वीडियोग्राफी करना है तो मेरे हिसाब से कैनन 200D Mark II बिल्कुल आप आँख बंद करके ले लीजिए। 50,000 के रेंज में बेस्ट कैमरा है, इसके टक्कर का कोई भी कैमरा नहीं है। हाँ, अगर आपको मिररलेस कैमरे की ओर जाना है तो आप M50 भी देख सकते हैं, बहुत अच्छा कैमरा है M50 भी। उसके अंदर भी आपको बहुत सारे ऑप्शन, इससे थोड़े से और ज़्यादा फीचर उसके अंदर आपको मिल जाते हैं, तो आप वो भी कैमरा देख सकते हैं। फ़ोटो क्वालिटी भी बहुत अच्छी आती है कैनन 200D Mark II से। बाकी थोड़े से डिसएडवांटेज थे जो मैंने आपको दिखा दिए हैं, क्योंकि ये जो ऑप्शंस जो मैंने आपको 11 पॉइंट्स जो 10-11 पॉइंट जो भी मैंने आपको बताएं, ये एक फ़ोटोग्राफी करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आपको बार बार ये कमी खलेगी जब भी आप कहीं आउटडोर शूट करने निकलने हैं ना, तो आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो भी मैंने आपको बताएं, ऑटो फोकस पॉइंट, बेटर ग्रिप, आयर सेंसर, ये सब चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है कैमरे अगर फोटोग्राफी आप करना चाहते हैं तो। वीडियोग्राफी के लिए कुछ नहीं, आपको ट्राइपॉड पे लगाना, वीडियो शूट करना स्टार्ट करना है, आप मूव भी होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फोकस बहुत अच्छा है। तो इस मामले में कैनन 200D Mark II बेस्ट है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, निकॉन D5600 के अंदर जो 18-55 का किट लेंस आता है, उसके अंदर जो मिनिमम अपर्चर होता है वो 3.5 का होता है, जो कि लो लाइट फोटोग्राफी में थोड़ा सा और मदद करेगा लाइट लाने के लिए। और कैनन 200D Mark II की अगर बात करें तो उसका जो किट लेंस है 18-55 का, उसका मिनिमम अपर्चर 4 है, तो थोड़ा सा डार्क फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करेगा वो। तो जितना आपका अपर्चर वैल्यू कम होगा उतनी आपके सेंसर पे लाइट ज़्यादा आएगी और फोटो उतना आप शार्प और ज़्यादा लाइट वाला कैप्चर होगा। पर अगर आपका अपर्चर वैल्यू ज़्यादा होगा तो उसमें आपको फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करते समय थोड़ा सा अंधेरा महसूस होगा। तो इस चीज़ में भी थोड़ा सा आगे है निकॉन D5600। बाकी अगर शार्पनेस की बात की जाए तो दोनों ही कैमरे काफ़ी अच्छी बेहतर फ़ोटो कैप्चर कर लेते हैं। बाकी बस यही फीचर्स होते हैं जिनकी मदद से हम और अच्छी फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं, जो मैंने भी आपको फीचर दिखाए हैं। दोनों की क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप अगर कैनन 200D Mark II भी अगर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप फोटोग्राफी के लिए भी उसको ले सकते हैं। बाकी जो पॉइंट्स मैंने आपको बताएं वो इसके अंदर नहीं होने की वजह से आपको कहीं ना कहीं उसमें कमी खलेगी। तो ये थे कुछ ऑप्शंस
कैनन 200D Mark II और निकॉन D5600 को लेकर। अब आप इस वीडियो को देख के काफ़ी हद तक समझ सकते हैं कि आपको दोनों में से कौन सा कैमरा लेना है। अगर आप फोटोग्राफी फील्ड में जाते हैं तो बिल्कुल बेहिचक आप निकॉन D5600 ले सकते हैं, और अगर आपको वीडियोग्राफी ज़्यादा करना है, फोटोशूट कम करना है, तो आप बिल्कुल कैनन 200D Mark II की तरफ जा सकते हैं। काफ़ी अच्छा कैमरा है वीडियोग्राफी के लिए, और निकॉन D5600 काफ़ी अच्छा कैमरा है फोटोग्राफी के लिए। आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि कौन सा कैमरा आपके लिए बेहतर है फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए। अगर आपके इन दोनों कैमरों के संबंधी कुछ भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर आपके सवाल छोड़ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा उन सवालों का रिप्लाई देने की। मेरे पास दोनों कैमरे अवेलेबल हैं, निकॉन D5600 और कैनन 200D Mark II। अगर आपको इनसे संबंधित कुछ भी प्रैक्टिकल कुछ सेटिंग्स देखना है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बिल्कुल सवाल पूछ सकते हैं। जिन सेटिंग को लेके बहुत ज़्यादा सवाल होंगे मैं उस पर एक आपको डेडिकेटेड वीडियो बना के दे दूंगा। बिल्कुल कोई भी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं, बिंदास आप सारे अपने सवाल पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक शेयर कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आप मेरी वीडियोस देख पाएंगे, नहीं तो नहीं देख पाएंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं इसी टाइप की नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।